आदाब नाजरीन, रिन्यू हेल्थ प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार खैर मकदम। नाजरीन, जैसे आपको पता है कि हम इस प्रोग्राम में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करते हैं। नाजरीन, आज जिस इशू पे हम बात करेंगे वो है H1N1, जिसे लोग उर्फ़ आम में स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। नाजरीन, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर सईद मसूद को, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला के। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मसरत। आदाब नाजरीन, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मसरत इकबाल प्रोग्राम रिन्यू हेल्थ में आपका खैर मकदम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल जो विंटर सीज़न टाइम से पहले ही आ गया, उन्होंने दस्तक दे दिया, तो इस असना में बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो फूट पड़ रही है। तो इस असना में आज हमने यहाँ के जो मारूफ डॉक्टर सईद मसूद, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट और जो यंग डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके साथ हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है डॉक्टर साहब जो जिनका खतरा है इस विंटर में। शुक्रिया डॉक्टर मसरत साहब, मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। जो सब्जेक्ट आपने चुना है, चूँकि जो हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है ओवर द पास्ट ईयर्स की इस मौसम में, बिलखसूस जब विंटर्स एंस्यू होते हैं, तो इस दौरान और इससे पहले जो बीमारियां लाहक होती हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन बिलखुसूस हम बात करेंगे H1N1, जिसको आम फहम में स्वाइन फ्लू कहते हैं। ये बीमारी, इसका ख़तरा लाहक रहता है। और बाकी भी इसके साथ जो बीमारियां हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे अस्पताल भरे पड़े होते हैं, जो COPD का जो एक्सेलरेशन हो जाता है इस सीज़न के दौरान, खासकर विंटर में जो बीमारियां जो फूट बढ़ जाती है, बिल्कुल कम जो दर्जे हरारत में जो कमी वाक़या हो जाती है, और उसकी वजह से जो अलामतें पेशेंट्स में नमूदार हो जाती हैं, या अगर वो ऑलरेडी कोई मॉर्बिडिटी उनमें है तो वो एक्सेलरेट हो जाती है, वो बढ़ जाती है वो बीमारियाँ, जिसमें ख़ासकर जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं या जो ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, तो वो अग्रेवेट हो जाती हैं इस मौसम में। तो बिलखुसूस देखने में ये आया है कि इस सीज़न में जो सबसे ज़्यादा जानलेवा जो बीमारी जिसका एहतिमाल रहता है वो H1N1 इन्फेक्शन, जो स्वाइन फ्लू जिसको हम कहते हैं आम फॉर्म में। डॉक्टर साहब, इस H1N1 होता क्या है और इससे हमें कौन सी प्रिवेंशंस होनी चाहिए? जहाँ तक H1N1 बीमारी का ताल्लुक़ है, जिसको आम फहम में स्वाइन फ्लू कहते हैं, ये बीमारी ये जो देखा गया है, इसका तो जब 2009 में WHO ने इसको एक पेंडेमिक करार दिया था, उस वक्त बहुत सारा इसका जो ये उरूज पे थी ये बीमारी। अब इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। तो ये देखा गया था कि ये जो उस वक्त जो ये देखा गया था कि जिनको पिग्स के साथ, जो जानवर है, उनके साथ ज़्यादा ताल्लुक़, या कोई वो जो उनके हैचरी होते थे या पालते थे, तो उनको ये ज़्यादा लग गई थी ये बीमारी। और इसका स्प्रेड जो था ये देखा गया ओवर द ईयर्स, जो इस पर रिसर्च हुई, तो फिर ये देखा गया कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, जैसे किसी ने छींका किसी जगह, तो गिर गया कहीं, किसी ने जहाँ पर लेबोरेटरीज है, जहाँ हाथ वगैरह हम साफ़ करते हैं, या डोर नॉब्स होते हैं, जहाँ पर भी हमारा ये ड्रॉपलेट लग गया, तो इसकी वजह से ये फिर दूसरे को लग जाता है। तो जो इसका जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वही ड्रॉपलेट से ही हो जाता है। और इस बीमारी को अक्सर ये देखा गया है कि जो विंटर्स में ही ये उभरती है। और ये भी देखा गया है कि जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा होती है, जहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं, वो वहाँ पर इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा तेज़ होता है। और इसके साथ साथ भी जो इसका जो इस बीमारी का जो स्प्रेड है, ये देखा गया है कि जो लोग 5 साल की उम्र से कम हैं, बच्चे जो हैं, और 65 ईयर्स 65 साल से ऊपर जो है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इस बीमारी को, क्योंकि उनमें थोड़ा सा इम्यूनिटी का जो कमी आई होती है। और इतना ही नहीं है, ये भी देखा गया है कि जो लोग एस्प्रिन पे ये मतलब होते हैं, एस्प्रिन थेरेपी पे होते हैं, तो उनको भी इसकी वजह से जो है काफ़ी खतरा लाहक रहता है।
इतना ही नहीं कि ये भी सबसे ज़्यादा इशू ये उन पेशेंट्स को रहता है जो डायबिटिक्स होते हैं या प्रेग्नेंट वेमेन जो होते हैं, उनको भी ससेप्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस बीमारी से। और बिलखुसूस जो विंटर का सीज़न है, जहाँ के लोग सर्दी की वजह से एक ही कमरे में बैठते हैं तो उनको ज़्यादा खतरा, या मस्जिदों में या जो पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ पर होती हैं, तो फिर वहाँ पर प्रॉपर वो जो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो ये इसका स्प्रेड जो है, जो मैंने पहले ही बताया कि ड्रॉपलेट से हो जाता है, तो इजीली ये दूसरे इंसान को लग सकती है। डॉक्टर साहब, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए आम आदमी को, जैसे कि सीज़न में ज़्यादा होता है विंटर में, तो यहाँ एज कश्मीर जी आपको जैसे मालूम है कि बर्फ़बारी भी होगी, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि लोग इससे बीमारी से बच जाए? जी डॉक्टर साहब, इसमें जो है पहले हमें इस बीमारी को थोड़ा बहुत जानना होगा कि अगर ये बीमारी किसी को इन्फेक्शन लग गया तो उसको कैसे अलामतें हो जाएंगी। जहाँ तक इसका सवाल है H1N1 का, इसके भी सिम्टम्स और जो इसके अलामात होते हैं ये बिल्कुल बाकी जैसे फ्लूज़ होते हैं, कॉमन फ्लू होते हैं, उसकी तरह से इसका स्प्रेड भी है और इसकी अलामतें भी होती है। तो मेनली इसमें क्या होता है, फीवर पेशेंट को होगा, उसको स्टफ़ी रनिंग नोज़ होगा, उसको कफ होगा, उसको फटीग जिसम में थकावट महसूस होगी, डिहाइड्रेटेड फील करेगा, तो वॉमिटिंग भी हो सकती है। और कभी कभार क्या होता है, एक्सट्रीम केसेस में देखा गया है कन्फ्यूजन, अगर इसमें नर्वस सिस्टम जो भी इसका टारगेट रहता है तो कन्फ्यूजन स्टेट में भी पेशेंट चला जाता है। जब भी इनमें से कोई ऐसा सिम्टम है जो कॉमन ट्रीटमेंट को ये नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, सेल्फ मेडिकेशन तो मैं आपकी वसातत से यहाँ पर लोगों को बताना चाहूँगा कि अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये इन अलामात में से कोई भी अलामत ऐसी है कि जो नॉर्मल जो आपका एक रहा है, तजुर्बा रहा है उसको ट्रीट करने का और उसको रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं, तो इमीडिएटली आपको मेडिकल अटेंशन सीख करना चाहिए और डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। अस्पताल में, हर एक अस्पताल में इसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, एज फार एज हेल्थ डिपार्टमेंट इज कंसर्न, आपने कौन कौन से प्रिकॉशंस, क्योंकि 98% जो पॉपुलेशन जो कश्मीर की है वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने तैयारी रखी है इस बीमारी को काबू करने के लिए? एब्सोल्युटली, जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर जो पेशेंट कैटरिंग का जहाँ तक ताल्लुक है 90% यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ही जो है कैटर करता है। तो नेचुरली जो प्रिपेयर्डनेस तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर को ही रखनी पड़ती है। इसमें हमने हर एक जगह पे, हर एक हेल्थ फैसिलिटी पर हमारी जो इतनी अवेयरनेस जो IEC मटेरियल है और जो हमारे जो सलाहकार वहाँ पर बैठे हैं वो ये हर बार ये देते रहते हैं इसकी सलाह, जो इसकी प्रिकॉशनरी तदाबीर है। सबसे पहली बात यह है कि इसको हमने प्रिवेंटिव मेजर्स बताने होंगे। अब जब किसी पेशेंट को हो जाता है इन्फेक्शन, तो उसमें इंटरवेंशनल पार्ट जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो इसका एक टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट जिसको हम कहते हैं रैपिड फ्लू टेस्ट, वो हम उधर ही कर लेते हैं। और जब प्रॉपर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो इनके जो डिफरेंट ड्रग रिजीम्स हैं, एंटीवायरल रिजीम्स हैं, वो हमारे जो स्पेशलिस्ट साहिबान हैं उनको डिफरेंट रिजीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ साथ भी जो भी है, क्योंकि हमने हमारे हॉस्पिटल्स में भी अब जो इसका जो पॉपुलर जो एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास हैं, जैसे टैमीफ्लू, इनकी सप्लाईज हमारे पास मौजूद है। और ये जो इसके जो टेस्ट्स के जो किट्स हैं वो भी हमारे पास। डॉक्टर साहब, आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। People of Valley need not to worry when you have Noora Hospital in your valley, updated with most advanced equipments and specialized faculty in the fields of renal care, medical and surgical oncology, neurosciences, orthopedics, critical care and other medical specialties. Operation theatre equipped with ultra-modern surgical tools. Excellent care to patients, 24/7 emergency and ambulance services available. Visit Noora Hospital, we are here. डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है, हम
विंटर डिजीज़ जो है, जो खासकर कश्मीर में हो रही है, उनके बारे में हमारा गुफ्तगू है। तो आप हमें बताइए, जो H1N1 जो है, लास्ट ईयर इसके खिलाफ बड़ा वो हंगामा हुआ था, बहुत सारे, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं, वो नहीं। तो आज आपकी क्या तैयारी है, ट्रीटमेंट इसके लिए क्या रखा है आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? देखिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये एक ऐसा है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जिससे होने के बाद इतना ही नहीं कि जो हमने जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, जो मैंने अभी लिस्ट बताई आपको, कफ, रनी नोज़ या फीवर या फटीग वगैरह, जो कोमार्बिडिटी में ये सिम्टम्स दिखाता है, जैसे जो कोई ऑलरेडी बीमार है और उसको ये एग्रेवेट करता है, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटिक्स में हो जाता है, या जो रेज डिजीज़, या बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में, मेडिकल कंडीशंस में, जिसमें ये एग्रेवेट करता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम आपने कहा था कि मास्क इस्तेमाल करना है। ये जो मास्क है, इसका क्या यूज़ है इसमें? क्या ये वही मास्क है जो हमें यूज़ करना है कि? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि सबसे बेड फोकस जो इस वक्त हमारा जो इसमें है, और जो आपकी वसातत से हम लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं, कि इसका प्रिवेंटिव मेजर पर ध्यान दीजिए आप। प्रिवेंटिव मेजर में यही है कि अगर आप किसी कंजेस्टेड जगह पे हैं, तो अगर किसी को छींक आती है, तो उसको अगर मास्क बेटर है मास्क यूज़ करें, या अपनी हैंडकरचीफ वो इस्तेमाल करें, या ओवर क्राउडेड जगहों पर वो ना बैठें, या अगर कोई डिजीज पर्सन है या जिसमें आपको लगता है कि ऐसे कोई अलामात हैं फ्लू के, तो इवन कॉमन फ्लू भी अगर किसी के पास है, तो आप बेटर रहेगा कि एहतियाती तदाबीर करें और उनसे दूर रहें। और आप इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैंड वॉशिंग, जिसको एक छोटा सा एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे। ये हैंड वॉशिंग के टेक्निक सीखें और हैंड सैनिटाइजर से इस्तेमाल करें, या सोप, सिंपल सा सोप इस्तेमाल करें। हैंड सैनिटेशन, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इसका है, तो हैंड सैनिटेशन से इस पर पड़ेगा, और इसका स्प्रेड काफ़ी हद तक लिमिट हो जाएगा। और हमारी ये भी अपील रहती है हमेशा, खासकर इस विंटर सेशन में, लोगों से, कि जो इसके लिए एक वैक्सीन भी आया है, स्वाइन फ्लू वैक्सीन आया है, तो वो इस्तेमाल करें। उससे तो ये इम्यूनाइज हो जाएंगे और इस चीज़ से बच सकते हैं। और फिर अगर किसी को ये बीमारी खुदा न खास्ता लग जाती है, तो इमीडिएटली उसको नियरेस्ट जो हेल्थ फैसिलिटी है, उसको अप्रोच करके, जो हमारे पास इस वक्त जो इसके स्टैंडर्ड रजीम्स अवेलेबल हैं, वो हम उसको फराहम कर सकते हैं। इसके कुछ रजीम्स हॉस्पिटलों में मुफ्त फराहम की जाती है, टाइम फ्लू है, बाकी जो जितनी भी जो रजीम्स हैं, वो मुफ्त फराहम की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सईद मसूद, जिन्होंने डिटेल में पब्लिक हेल्थ इशू जो H1N1 के बारे में बताया। हम इनके बड़े मशहूर हैं, इन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत सारी सवालों के जवाब मिल गए आपको। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के दिए हुए मशवरों पे आप अमल करेंगे और हमारी ये कोशिश आपको बेहद पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर रूबरू होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।